सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके YouTube चैनल डॉक्टर एपी एजुकेशन पर। मित्रों, सिलेबस से संबंधित तथ्यों को क्रमबद्ध रूप से पूर्ण करते हुए हम आज आपके पीजीटी शिक्षा शास्त्र के सिलेबस से संबंधित मूल्यांकन के पाठ को कवर करेंगे। यह आपका सिलेबस है और आपके सिलेबस में उपस्थित ये जो शिक्षा में मापन मूल्यांकन सांख्यिकी का जो टॉपिक है उससे संबंधित हम शिक्षा में मापन में मूल्यांकन का अर्थ, क्षेत्र और उद्देश्य की बात करते हुए मैंने आपको मापन को समझा। देखिए, जो लाइन आपके पाठ्यक्रम में लिखी है उतनी ही हमारे सिलेबस का हिस्सा हो, उस बात को भी ध्यान में रखते हुए तथा जो बात हमारे सिलेबस में लिखी है उससे प्रश्न कितने दूर तक पूछे गए हैं आपके टॉपिक से, उस टॉपिक से संबंधित कितना प्रश्न पूछा गया है, तो वो बातों को भी, जैसे उन्होंने एक लाइन में तो लिख दिया शिक्षा में मापन मूल्यांकन का, लेकिन मापन का अपना अलग मामला है, उसके अलग अपने तथ्य हैं, मूल्यांकन का अपना अलग तथ्य है, फिर दोनों मापन और मूल्यांकन को आपस में जोड़कर क्या सार निकलता है उनका एक अपना अलग तथ्य है। तो इस तरीके से इन्होंने तो एक लाइन में लिखा है, इतनी बात को हम लोगों ने जो पढ़ा है वो थोड़ा सा अभी हमने मापन का लेक्चर पिछले लेक्चर में आपको मैंने पढ़ा दिया, और मापन क्या है ये हमने कहाँ से किस फील्ड से अडॉप्ट किया है और मापन की प्रक्रिया में आखिर हम करते क्या हैं, वो भी शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, अब बात आई मूल्यांकन की, तो मूल्यांकन को हम आज पढ़ने की बात करेंगे। इससे प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो मैंने आपके सिलेबस को ध्यान में रखकर जो भी लेक्चर दिए हैं वो भी पूरे सिलेबस को एकदम टिक टू लाइन को फॉलो करते हुए तथा जो पीडीएफ प्रिपेयर की है वो पीडीएफ भी आपके सिलेबस के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए तथ्य से संबंधित प्रश्न, टॉपिक से संबंधित प्रश्नों को भी लगाने का प्रयास करें। हाँ, कुछ जगहों पर प्रश्न जरूर नहीं लगे होंगे, हो सकता है आपको मिले तो आप उस पर कंप्लेन करेंगे, सर इसके बाद इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें प्रश्न नहीं लगे होंगे। तो चूंकि मैं व्यक्ति हूँ, संस्था नहीं हूँ, प्रकाशन नहीं हूँ, मैं व्यक्ति हूँ, तो उन बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने आपका अपना बेस्ट देने का प्रयास किया। जिन टॉपिक में प्रश्न नहीं है तो उन टॉपिक की एक एक लाइन प्रश्नों पर आधारित। मैं ये कह सकता हूँ, दावा करना थोड़ा सा अहंकार दिखाता है, और मैं सरस्वती के हम उपासक हैं, तो अहंकार हमारे वाणी में नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा। इस जो भी आपको पीडीएफ मिलेगी वो आपके अध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी होगी, ये मैं आपको कहता हूँ, ये मेरा मानना है। ठीक है, उस जिन बात को मैंने ध्यान में रखकर तथ्य प्रिपेयर किया। तो देखिए, इन्होंने जो काम किया है, जो काम किया मैंने, वो थोड़ा सी उसकी वानगी मैं आपको दिखाता हूँ। ये सिलेबस है और सिलेबस एक टॉपिक, दो टॉपिक, तीन और चार टॉपिक में उन्होंने डिवाइड किया, 4 यूनिट में। लेकिन मैंने जो है आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए इसको और अधिक यूनिट में बांटा, 1, 2, 3, 4 और 5, और लगभग मैंने इसको 6 यूनिट में बांटा है, जिससे क्या हो कि डिटेल्ड हम एनालिसिस कर सकें और परीक्षा में हम अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। सीट कम है और हमें नेक टू नेक कंपटीशन होने वाला है और आपको उसी स्तर की पढ़ाई करनी है। तो इस तरीके से मैंने आपको शुरू से पढ़ाना प्रारंभ किया है। अलग अलग वीडियो हैं, तो एक जगह पर सारा डेटा आपको मिल सकता है, इसलिए पीडीएफ आपके लिए उपयोगी होगी। 500 रुपये का मुँह मत देखिए, ये आपके लिए 100% उपयोगी होगी। देखिए, प्रश्न भी लगे हैं कुछ जगहों पर, जैसे दर्शन का टॉपिक है वहाँ पर प्रश्न नहीं लगे हैं। ठीक है, लेकिन वो एक एक बिंदु आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपके लिए सांख्यिकी का पार्ट है, मनोविज्ञान का है, सारी चीजें लगी हुई। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में जानकारी थी। ये मनोविज्ञान का हिस्सा है और आपको दिखा दूं, ये देखिए मनोविज्ञान है, सॉरी ये आपका सांख्यिकी का हिस्सा है। कर्टोसिस है, मैं आपको पढ़ाऊंगा सामान्य एनपीसी के बारे में, सामान्य प्रायिकता वक्र, ये सारी चीजें हैं। मतलब एक ही चीजों को प्रश्न के साथ लगा करके फिर बताने का प्रयास किया। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग अपने टॉपिक को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, मूल्यांकन। ठीक, चलिए मूल्यांकन के बारे में बात करते हैं। तो जो अभी तक हमने पढ़ा, मापन, शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन की बात जो हमने अभी तक करी थी, तो मापन के तथ्य को समझाते हुए मैंने आपको बताया था कि मापन एक मेजरमेंट है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ फिजिकल मेजरमेंट। और किसी भी हम जो हमारा भौतिक वस्तु है, उस भौतिक वस्तु की विशेषताओं को बताने के लिए हम कोई अंक दे देते हैं उसकी विशेषता को, और जैसे उसकी एक विशेषता होगी लंबाई और चौड़ाई, तो उस लंबाई और चौड़ाई को हमने क्या किया, अंकात्मक रूप प्रदान कर दिया, जिससे हमें तथ्य आसानी से समझ में आ गया।
इस प्रक्रिया को हमने अडॉप्ट किया अपने शिक्षा के क्षेत्र में, और हमने बालक की योग्यताओं और विशेषताओं को हमने अंकात्मक रूप देने का काम किया। जैसे हमने कहा कि बालक की हिंदी में इतने नंबर हैं, तो हम समझ गए कि इसकी हिंदी अच्छी, ठीक है। इस तरीके से जो हमने काम किया वो भी हमारा एजुकेशनल मेजरमेंट था। हम व्यक्ति की विशेषताओं को न्यूमेरिकल वैल्यू दे करके उसकी चीज़ों को आसानी से एक्सप्लेन करते हैं, और सामान्य को समझ में, जन सामान्य को बातें समझ में आ जाती है। थोड़ा सा जब हम अपनी इस शैक्षिक प्रक्रिया में जब चले और थोड़ा सा हमारे हम और ग्रोथ करते गए, सुधार करते गए, तो हमने एक नए शब्द का प्रयोग करना प्रारंभ किया। वो शब्द था मूल्यांकन। मैं ये कह रहा हूँ कि नए शब्द का प्रयोग करना, और ये मैं थोड़ा सा जानबूझ कर कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हम कंफ्यूज होते हैं कि मापन क्या है, मूल्यांकन क्या है, ठीक है। तो सामान्य अर्थों में जो हम काम करते हैं उन सब मापन करने के लिए चाहे करें, चाहे मूल्यांकन के लिए करें, दोनों के लिए हम परीक्षाएं ही कराते हैं, दोनों के लिए हम टेस्ट ही कराते हैं, ठीक है। तो ये नए नए शब्दों का प्रयोग है, थोड़ा सा हम दबाव कम करने के लिए, बच्चों पर थोड़ा सा ग्लोबल होने के लिए, कि हम जो बातें करते हैं वो वैश्विक हैं, और वैश्विक पटल पर हमारी बातों को स्वीकार किया जाता है। तो उस बातों पर ध्यान रखते हुए हमने इन सभी शब्दों का प्रयोग करना प्रारंभ किया, ठीक है। तो अब देखते हैं मूल्यांकन क्या है। इस शब्द के अर्थ को समझें और फिर चीजों को फटाक से समझ में आ जाएगा। मूल्य का अंकन क्या है? ये मूल्यांकन है ना। तो मूल्य का अंकन, मूल्य मतलब क्या होता है? अंकन का मतलब समझ गया आप, न्यूमेरिकल वैल्यू देना, है ना। मूल्य का तात्पर्य क्या है? तो देखिए, मूल्य की परिभाषा जो होती है, जो हमने शिक्षा के सिद्धांतों में पढ़ा था, मूल्य कहता है कि वह विचार या मान्यता जो हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए उपयोगी है, वह मूल्य कहलाता है। मूल्य का मतलब आप पैसा समझते हो ना, तो पैसा क्या है? पैसा हमारे लिए उपयोगी है। इसी तरीके से यहाँ पर ये जो विचार है, ठीक है, यह हमारा कोई उद्देश्य है, वो जो उद्देश्य जो हमारे लिए उपयोगी है उसको हमने मूल्य दे दिया, और उस उद्देश्य की पूर्ति कहाँ तक हुई है इसको हमने व्यक्त कर दिया अंकों में। हमारा टारगेट था 100, और हमने उस उद्देश्य की पूर्ति कहाँ तक की है उसको भी हम का रूप दे करके हम मूल्यांकन करते हैं व्यक्ति का, हम इवैल्यूएशन करते हैं। तब हम मेजरमेंट करते थे, हम इवैल्यूएशन करते हैं बालों को, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब आते हैं, जरा सा बढ़ते हैं, अब जरा लाइन पढ़ते हैं और उसके बाद फिर आपको मैं समझाना चाहता हूँ। कहा गया जो हमारा आज का समय है उसमें मनोविज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में, मतलब मूल्यांकन मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र की एक महत्वपूर्ण देन। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और जबकि मापन जो है वो किसी उपयोगिता के संबंध में निर्णय या मूल्य प्रदान करता है, ठीक है। तो मूल्यांकन के अंतर्गत हम मापन करने के बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम अपने जो मूल्य हमने बनाए थे उसका निर्धारण कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मूल्यांकन से संबंध हुआ। मूल्यांकन का आशय मापन के साथ साथ क्या है आपका, मूल्य निर्धारण से है। इसका मतलब ये हुआ कि अधिगम अनुभव, यानी पढ़ाई जो कराई गई, उस पढ़ाई में विद्यार्थी ने अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन किस स्तर तक किया, ठीक है। जो बच्चा एडमिशन लिया था शुरू में उसके पास जो ज्ञान था, उसके ज्ञान में कितनी बढ़ोतरी हुई, ठीक है। अधिगम अनुभव माने जो हम पढ़ाई करवाते हैं, ठीक है, उसके द्वारा बच्चे में किस प्रकार से अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन किस लेवल तक आया, इस बात की जानकारी हमें मूल्यांकन से प्राप्त होती है, ठीक है। और जिसका हम क्या करते हैं, मूल्य निर्धारण करके हम उसका निर्णय ले पाते हैं, ठीक है। तो मापन मूल्यांकन का ही एक भाग है जो सदैव सदैव उसमें ही निहित रहता है। ये बात समझ में आ गई। अब एनसीईआरटी की बात करें तो उन्होंने एक पुस्तक निकाली, कॉन्सेप्ट ऑफ इवेल्युएशन, ठीक है। तो एक यहाँ से प्रश्न बन गया कि कॉन्सेप्ट ऑफ इवेल्युएशन किसकी पुस्तक है, तो एनसीईआरटी की पुस्तक है। तो एनसीईआरटी की पुस्तक कॉन्सेप्ट ऑफ इवेल्युएशन में मूल्यांकन प्रक्रिया को 3 बातों के संबंध में निर्णय लेने के बारे में बताया गया, ठीक है। क्या कहा? पहला काम क्या बताया उन्होंने, तो पहला काम बताया कि कोई भी जो शिक्षण उद्देश्य था वो उद्देश्य हमें कहाँ तक मिले, और यानी पढ़ाई उद्देश्य स्पष्ट करने की विधि और प्रविधि कितनी प्रभावी रही, यानी जो हमने पढ़ाया, जो हमने परीक्षा के लिए जो हमने विधि प्रविधि अपनाई, जो भी हमने मेथड यूज किया, क्या वो प्रभावी रही। और जो अधिगम अनुभव यानी क्लास टीचिंग जो हुई थी, वो क्लास टीचिंग कितनी प्रोडक्टिव रही, इन सब बातों के बारे में जानकारी हम इवैल्यूएशन में देखते हैं। यानी
शिक्षण उद्देश्य कहाँ तक, अब शिक्षण उद्देश्य है क्या, आप जब लेसन प्लान बनाए थे तब आपने लेसन प्लान बनाते समय सबसे पहले लिखा था उद्देश्य, कि बालक, और आप कई बार किताबें भी देखते होंगे जो एनसीईआरटी की बनती है ऊपर ही लिखा होता है कि इस पाठ को पढ़ने के बाद इसके विषय में सामान्य जानकारी जान जाएंगे, इसके उदाहरणों को समझ सकेंगे, दो वस्तुओं के बारे में जब अंतर करना सीख जाएंगे। तो ये था शिक्षण उद्देश्य, उस आधार पर आपने प्रश्न दिया था। तो शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है, क्या वो सिर्फ अर्थ समझ पाया, क्या वो उदाहरण जान पाया, क्या वो अंतर करना सीख पाया, तो ये तीन हमारे लेवल थे। तो किस लेवल तक उसने जानकारी प्राप्त कर ली, एक काम कर पाते हैं। दूसरा, उद्देश्य स्पष्ट करने की जो हमारी विधि थी, जो हमारी जो हमने मेथड अपनाया था, क्या वो प्रभावी रहा या नहीं रहा, और जो क्लासरूम टीचिंग थी वो कितनी प्रभावी हो पाई। इससे क्या होता है कि इससे शिक्षक भी अपना मूल्यांकन करते हैं, क्या जो मैंने पढ़ाया वो बच्चों के समझ में आया क्या नहीं। तो उपरोक्त तीनों बिंदुओं को मिलाकर हम मूल्यांकन की प्रक्रिया को पूरा करते हैं, जिससे हमें एक त्रिभुजाकार आकृति प्राप्त होती है। इसको हम अधिगम त्रिकोण भी कहते हैं, आगे बात आएगी। पहला है शिक्षण उद्देश्य, ठीक है, शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति करनी थी हमें, जिसके लिए हमने अधिगम अनुभव यानी हमने क्लासरूम टीचिंग कराई, और हमने कौन से मूल्यांकन मेथड का यूज किया। ये पूरी मूल्यांकन की प्रक्रिया में इन तीन तथ्यों की चीजों को इन्वॉल्व किया जाता है, जिसको हमने क्या नाम दिया है, मूल्यांकन त्रिकोण। तो क्या बोलते हैं, मूल्यांकन त्रिकोण। और आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन त्रिकोण में सम्मिलित नहीं है। तो तीन आपके सम्मिलित है, शिक्षण उद्देश्य, अधिगम अनुभव, और आपका कौन सा है, मूल्यांकन प्रविधि। ये आपके मूल्यांकन त्रिकोण में सम्मिलित होते हैं। टीचिंग ऑब्जेक्टिव, लर्निंग एक्सपीरियंस और इवेल्युएशन मेथड, ठीक, ये हमारे तीन इवेल्युएशन ट्रायंगल में के पार्ट है। चलिए अब कुछ परिभाषाएं ध्यान रखते हैं। कई सारी परिभाषाएं हैं जो आपके लिए यहाँ पर लिखी हुई है, इसमें से दो परिभाषाएं मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, उसके बाद अगली बात करते हैं। सबसे पहले तो एक देखते हैं इन्हीं की एनसीईआरटी की परिभाषा जो हमारी है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की जो परिभाषा है उसको जरा देखते हैं। तो कहा गया कि मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि हमें उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त हो। कक्षा में दिए गए अधिगम अनुभव कहाँ तक प्रभावी रहे और कहाँ तक शिक्षा के उद्देश्य पूर्ण किए गए हैं, इन सब बातों की कुल मिलाकर के जो तीन बातें हमने वहां लिखी वही इन्होंने यहाँ पर लिखा, ठीक है। और क्रॉनबैक एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बालों को एजुकेशनल मेजरमेंट में ज्यादा काम किया। जितने भी आप परीक्षण देखते हैं उन परीक्षणों में जो आप टेस्ट देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान में या मापन मूल्यांकन में, तो उनमें क्रॉनबैक का काम ज्यादा है। तो वो क्या बताते हैं जरा देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। क्योंकि क्या है, प्राप्त किया जा रहा है यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो यानी ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो हमने ऊपर कह भी दिया कि मूल्यांकन क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। ये ऐसी प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए जो आपने एडमिशन लिया, एडमिशन के साल के आखिरी में एक परीक्षा हो गई, बस। इस प्रोसेस को अच्छा मूल्यांकन प्रक्रिया नहीं कहते, ठीक है। वो जो आप वीकली टेस्ट लेते हो, आप जो मंथली टेस्ट लेते हो, ये आपके इसी में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। वो आपका मूल्यांकन प्रोसेस कराता है। हाँ, ये आपके मूल्यांकन के भाग है। अच्छा, और भी परिभाषाएं हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा जिनसे आपको समझ में, ठीक। अच्छा, एक शब्द होता है ये जो हमने प्रक्रियाएं अपनाई थी बालक की योग्यताओं और विशेषताओं को जानकारी प्राप्त करने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, ये लाइन आपकी परीक्षा की लाइन, ठीक है, वही एकदम डिक्टो लाइन है आपकी। कहा गया कि छात्रों के प्रदर्शन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रियाओं को क्या कहा जाता है। तो छात्रों की योग्यता के विषय में जो भी हमें जानकारी प्राप्त होती है और जानकारी प्राप्त करने के लिए जो भी हम अरेंजमेंट करते हैं, जो भी हम टेस्ट बनाते हैं, जो भी हम मौखिक परीक्षा करते हैं, जो भी हम खेल खिलाते हैं, उन सब प्रक्रिया को हम असेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आकलन बोलते हैं, ठीक है। इस असेसमेंट को आप फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का पार्ट भी मान सकते हैं। क्या कहा मैंने, इस असेसमेंट वाले पार्ट को, जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रियाओं को आप निर्माणात्मक मूल्यांकन प्रक्रिया का एक भाग भी मान सकते हैं। निर्माणात्मक मूल्यांकन प्रक्रिया क्या है, आगे बताता हूँ।
चलिए, संपूर्ण प्रकार की बात अगर हम करें, बहुत से वैसे तो बहुत भागों में मूल्यांकन के भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो मूल्यांकन का पूरा जो क्लासिफिकेशन है उसको इस तरीके से हम देख सकते हैं। एक तो मूल्यांकन को हम कार्य के आधार पर 4 भागों में बांटते हैं, प्रकृति यानी नेचर के आधार पर हम 4 भागों में बांटते हैं, और प्राप्त होने वाले अंकों की व्याख्या करने के लिए हम इन्हें 2 भागों में बांटते हैं, ठीक है। जो हमने कार्य किया था, जो हमारी वर्किंग थी, उस आधार पर 4 प्रकार थे। कौन कौन से? पहला हमारा था स्थानन मूल्यांकन, जिसको हम प्लेसमेंट इवैल्यूएशन बोलते हैं। दूसरा हमारा निर्माणात्मक दिया, जिसको हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन बोलते हैं। और तीसरा हमारा नैदानिक है, जिसको हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन बोलते हैं। और योगात्मक मूल्यांकन, जिसे हम समेटिव या हम लास्ट या अंतिम मूल्यांकन के नाम से जानते हैं। अभी एक एक को डिटेल में करेंगे। और प्रकृति के आधार पर हमारा प्रारंभिक और योगात्मक मूल्यांकन, यानी इसको प्रारंभिक को हम स्थानांतरण कह सकते हैं और योगात्मक को हम अंतिम मूल्यांकन कह सकते हैं, ठीक है। इसको हम आंतरिक और बाह्य भी कह सकते हैं, ठीक है। ये आंतरिक मूल्यांकन, प्रारंभिक मूल्यांकन को, और ये हमारा बाह्य मूल्यांकन। व्याख्या के आधार पर हमारा मानक संदर्भित मूल्यांकन और मानदंड संदर्भित मूल्यांकन, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन इन दोनों को मैं आपको पढ़ाऊंगा परीक्षण के बाद, जो कि आपके सिलेबस में लिखा हुआ है कि अच्छे परीक्षण के गुण या उपलब्धि परीक्षण और उपलब्धि परीक्षण के निर्माण की प्रक्रिया, उसके बाद मापन संदर्भित, मानक संदर्भित और मानदंड संदर्भित, ठीक। तो उसको आपको मैं उसी आधार पर बताता चलूँ। चलिए, अब इन 4 मूल्यांकन को समझने का प्रयत्न करें। यही 4 पूरी प्रक्रिया के सार है जानी। ये जो 4 टाइप ऑफ आपका कार्य के आधार पर है, यही सब जगह इन्वॉल्व होंगे। आपको आगे मिलेगा कि इवेल्युएशन एज लर्निंग एज इवेल्युएशन, ठीक है, लर्निंग ऑफ इवेल्युएशन, सीखने का मूल्यांकन, सीखने के रूप में मूल्यांकन, ये सब आपको इसी मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या कहा गया? पहला है प्लेसमेंट इवेल्युएशन, स्थानन मूल्यांकन। तो क्या होता है? प्लेसमेंट का नाम आप सभी ने सुना होगा। कहाँ सुना था? सुना है वहां से, जब जो हमारे प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट हैं, तो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में जब बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते हैं, तो जब उनकी जॉब के लिए कंपनीज आती हैं, तो वो जो उनका इंटरव्यू लेती हैं, उसके बाद जो प्रक्रिया होती है उसको हम बोलते हैं प्लेसमेंट, कहते हैं ना। तो अच्छा, उस प्लेसमेंट में होता क्या है? इंटरव्यू होता है कि नहीं होता है? हाँ, होता है, इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में पूछते क्या है? तो इंटरव्यू में पूछते हैं जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई कर रखा है, अकाउंटेंट के लिए कि सेल्स मैनेजर के लिए, तो उससे संबंधित सामान्य जानकारी आपको है कि नहीं, इसके बारे में जो भी इंटरव्यूअर होता है वो आपसे प्रश्न पूछता है। होता है ना ये काम? ठीक, अब जरा इसको पढ़ते हैं। कहा गया, ये जो हमारा प्लेसमेंट इवैल्यूएशन है, स्थान मूल्यांकन है, इसमें क्या होता है? यह छात्रों के उस ज्ञान और कौशल को निर्धारित करता है जो शिक्षण के शुरुआत में, हाँ, शुरुआत में आवश्यक। इस स्थान मूल्यांकन के अंतर्गत हम बच्चों के शुरुआती जानकारी तथ्य से संबंधित है कि नहीं, जो आप प्रस्तावना कौशल में जिस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, वो हमारे आपके स्थान मूल्यांकन के अंतर्गत ही आते हैं। प्रस्तावना कौशल में आप पहले से थोड़े से बच्चों से कुछ प्रश्न पूछते हैं ना अपने अपने तथ्यों से, तो उन सब चीजों को हम स्थान मूल्यांकन के अंतर्गत रख सकते हैं, ठीक है। अब हम, चूंकि प्लेसमेंट वो तो आपका कॉमर्स की बात हो जाएगी, उस बात को हमने यहाँ पर जो अपने बातें कही है कि हमने शिक्षण प्रक्रिया से पूर्व जो हमने बच्चों से प्रश्न पूछे थे, वो हमारे क्या कहलाए? स्थानन मूल्यांकन कहलाए। अच्छा, दूसरा आता है हमारा निर्माणात्मक। आपने पढ़ाई, आपने प्रश्न पूछ लिया, बच्चों के लेवल की जानकारी आपको प्राप्त होगी, अब आपने पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। पढ़ाने के बाद क्या होता है कि पढ़ाते पढ़ाते आपका जो है बच्चों के उस समय भी आप प्रश्न पूछते हैं, तो इसको बोलते हैं हमारा निर्माणात्मक मूल्यांकन, ठीक है। रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं इसको, हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के नाम। तो निर्माणात्मक मूल्यांकन को हम आंतरिक मूल्यांकन भी कहते हैं, एक बार। दूसरा, यह शिक्षण प्रक्रिया का महत्व जानने की विधि है, जो शिक्षण कार्यक्रम की प्रगति जब हो रही है, यानी शिक्षण प्रक्रिया के दौरान इस प्रकार का मूल्यांकन किया जाता है कि शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति कहाँ तक हुई है। इसकी जो प्रतिपुष्टि है, यानी ये जो यहाँ पर है, इसका मतलब फीडबैक, ठीक है, प्राप्त करने के कहते हैं। असेसमेंट, यानी जो आकलन का मतलब असेसमेंट, को निर्माणात्मक मूल्यांकन से संबंधित किया जा सकता है। अब इससे प्रश्न जो आते हैं वो किस प्रकार से आते हैं? अब आपसे एक एक लाइन में लिखा होगा कि शिक्षण प्रक्रिया से पूर्व किया जाने वाला, बहुत बड़ी कहानी लिख देंगे, उसमें आपको एक शब्द ढूंढ लेना है। क्या उसमें अगर लिखा हुआ है शिक्षण के दौरान,
या फिर लिखा हो जब शिक्षण कार्य प्रगति पर, तब बच्चों की योग्यता और विशेषताओं को जानने के लिए जिस प्रकार का मूल्यांकन किया जाता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको आपको फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन या निर्माणात्मक मूल्यांकन कहते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा हमने कहा नैदानिक मूल्यांकन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। इस मूल्यांकन में छात्रों को शिक्षण संबंधित समस्या और क्या स्पष्टीकरण प्राप्त होता है। ठीक है, तो शिक्षण संबंधित समस्या प्राप्त की जानकारी, अच्छा, निदान और रेमेडी दो चीजें होती है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर आप अपने प्रश्न अपनी बीमारी के बारे में बताए और उस बताए के आधार पर आपको उसने दवा दे दी, और दवा आप उसके पास गए कि डॉक्टर साहब कोई फायदा वादा नहीं, जो दवा दिए थे उसको कोई फायदा वादा नहीं है, तो डॉक्टर कहता है अच्छा तुमसे तो ये बता, अभी काम करो तुम जरा अपना ब्लड टेस्ट करवाओ, ठीक है, टीएलसी डीएलसी करवाओ। तो आप गए डायग्नोस्टिक सेंटर पर, आपने वहाँ पर जानकारी प्राप्त की क्या है आरबीसी क्या है क्या है, ये सब आपने जानकारी, तो उस व्यक्ति ने क्या किया था, डायग्नोज किया। क्या आपने उसी से दवा ले ली थी क्या, जो आपका डायग्नोस्टिक सेंटर वाला व्यक्ति था? नहीं, आप पुनः किसके पास आए थे, आप डॉक्टर के पास आए, तो आप अपनी रिपोर्ट डॉक्टर के पास लाए और डॉक्टर ने आपकी बीमारी की सही जानकारी प्राप्त कर ली और सही जानकारी के आधार पर आपको उसमें दवाइयाँ दी। तो इसी तरीके से क्या होता है कि एक शिक्षक भी क्या करता है, पढ़ा रहा है और पढ़ाई के दौरान कौन सी चीजें उस बच्चों को समझ में आ रही, नहीं समझ में आ रही, इसके लिए फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन किया, और फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करने के बाद उसको जानकारी मिल जाती है। या फिर वो क्या करता है, कुछ कुछ टॉपिक को फिर से पढ़ाता है और फिर से उनके प्रश्न पूछता है और उनसे संबंधित उसकी जानकारी प्राप्त हो जाती है कि इन इन टॉपिक को बच्चों को समझने में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको वो फिर से पढ़ाना प्रारंभ करता है। ठीक है, यानी निदानात्मक मूल्यांकन के आधार पर ही क्या होता है, रेमेडियल टीचिंग की जाती है। ये क्वेश्चन पूछा गया कि उपचारात्मक शिक्षण किस पर आधारित होता है, तो उपचारात्मक शिक्षण आपका नैदानिक मूल्यांकन पर आधारित होता है। आगे आखिरी है आपका योगात्मक मूल्यांकन, समेटिव इवैल्यूएशन। ये क्या है, योग कब करते हो आप, जोड़ते हैं आखिरी में। ठीक, तो इस प्रकार के मूल्यांकन को हम बाह्य मूल्यांकन या अंतिम मूल्यांकन या संकलनात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं, इसे 3 नामों से जानते हैं। ठीक है, ये कब होता है, जब हमारी शिक्षण की गतिविधियां अंत हो जाती है, यानी हम साल के अंत में ही पूछते हैं ना प्रश्न, तो हम योगात्मक मूल्यांकन कार्यक्रम की गतिविधियों के अंत में कार्यक्रम का महत्व, यानी कौन सा कार्यक्रम, नाच गाना थोड़ा ना, कार्यक्रम का महत्व जो हमने पढ़ाई करवाई थी, उस पढ़ाई की जानकारी बच्चों को कहाँ तक प्राप्त हुई है, इसके लिए हम बालकों का योगात्मक मूल्यांकन करवाते हैं, और ये अपेक्षाकृत मानकीकृत परीक्षण होते हैं। ठीक है, उसको हम बाह्य मूल्यांकन। अब क्या होता है आंतरिक मूल्यांकन, बाह्य मूल्यांकन, अभी आगे समझा दूंगा सभी चीज को। ये चारों मूल्यांकन आपको समझ में आ गए, स्थानन मूल्यांकन, निर्माणात्मक मूल्यांकन, नैदानिक मूल्यांकन और योगात्मक मूल्यांकन। ठीक है, ये जो चारों मूल्यांकन है, इन चारों मूल्यांकन को अगर आप देखिए, तो इन चारों मूल्यांकन की एक एक लाइन में अगर आप अर्थ समझे, तो स्थानन मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया से पूर्व, निर्माणात्मक मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया के दौरान, और नैदानिक मूल्यांकन शिक्षण संबंधित समस्याओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए, और योगात्मक मूल्यांकन जब हमारा शिक्षण प्रक्रिया पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है, तब हम योगात्मक मूल्यांकन करवाते हैं। ये हो गए आपके 4 प्रकार के मूल्यांकन। आगे देखते हैं इन्हीं से डिराइव्ड हुए कुछ नए शब्दावलियां हैं, इनको भी समझने का प्रयास करते हैं। पोर्टफोलियो का कहलाता है, तो पोर्टफोलियो का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क इन एन एरिया शोइंग ग्रोथ, सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड अचीवमेंट इज नोन एज पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो कहते हैं तो बच्चे का जो भी एक पर्टिकुलर फील्ड में जो भी उसका काम होता है, उसको टीचर क्या होता है करेक्ट करता रहता है, अपने पास नोट करता रहता है। आपने बच्चों की डायरी बनाई है, अपने बच्चों का रजिस्टर बना रखा है, ठीक है, उस पर जो आप उससे ग्रोथ नोट करते चलते हो, उसको पोर्टफोलियो भी कहते हैं। ठीक, ये तो एक सामान्य सा शब्द है। अब आता है आपके यहाँ असेसमेंट ऑफ लर्निंग, सीखने का मूल्यांकन। इसका मतलब क्या है, तो इसको जरा समझते हैं। आपने इन चारों की बात जान ली है, ठीक है, कि एक पहले होगा पढ़ाने से, एक पढ़ाने के दौरान होगा, एक पढ़ाने में आने वाली समस्याओं की जानकारी के लिए होगा, और एक जब हम पढ़ाई करा चुके होंगे तब। ठीक, ये आपको जानना है। तो ये क्या है, सीखने का मूल्यांकन क्या है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या है, तो पढ़ते हैं जरा सा एक लाइन। द पर्पज ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्निंग इज यूजुअली समेटिव, यानी इसका नेचर कैसा है, समेटिव नेचर का है। ठीक है, एंड इट मोस्टली डन एट द एंड ऑफ द टास्क और यूनिट ऑफ द वर्क। ठीक है, तो ये जो हमारा सीखने का मूल्यांकन हम कब करते हैं, हम शिक्षण प्रक्रिया के अंत में करते हैं, क्योंकि इसका जो नेचर है वो कैसा है, समेटिव इवैल्यूएशन है जैसा है, यानी इसका जो नेचर है वो योगात्मक मूल्यांकन जैसा है। और योगात्मक मूल्यांकन हम सदैव शिक्षण प्रक्रिया के अंत में करते हैं, वर्ष के अंत में करते हैं। ठीक है, ये हुआ सीखने का मूल्यांकन।
अब आता है सीखने के लिए मूल्यांकन, असेसमेंट फॉर लर्निंग। इसका अर्थ क्या होता है? असेसमेंट फॉर लर्निंग इज पर्टिकुलरली एसोसिएटेड विद द फॉर्मेटिव एंड डायग्नोस्टिक मेथड ऑफ इवैल्यूएशन। लिखा है ना, ये क्या लिखा है कि कौन सा? फॉर्मेटिव एंड डायग्नोस्टिक मेथड ऑफ इवैल्यूएशन, यानी हम सीखने के लिए मूल्यांकन का जो कार्यक्रम चलता है वह शिक्षण प्रक्रिया के दौरान ही चलता है। आगे लिखा भी है, असेसमेंट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। कब? ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग। लर्नर बिकम कॉन्शियस, सचेत रहता है कि उसने उससे क्या एक्सपेक्ट किया गया था और व्हाट इज टू बी एक्सपेक्टेड, एंड द कंटिन्यूअस फीडबैक प्रोवाइड स्पेस फॉर इम्प्रूवमेंट। और जो उसको लगातार उसका फीडबैक मिलता रहता है, उससे वो अपने अंदर शिक्षण को सुधार करता है। और कहा जाता है टीचर्स रोल बिकम सिग्निफिकेंट इन असेसमेंट ऑफ लर्निंग। क्वेश्चन में पूछा भी गया कि किस मूल्यांकन प्रक्रिया में शिक्षक एक प्रभावी भूमिका में रहता है, तो निर्माणात्मक। अब एक तीसरा शब्द है सीखने के रूप में मूल्यांकन। क्या है? सीखने के रूप में, यानी असेसमेंट एज लर्निंग है शब्द। इसका अर्थ क्या होता है? तो असेसमेंट एज लर्निंग प्रोवाइड स्पेस फॉर लर्नर टू बिकम अवेयर अबाउट देयर लर्निंग। ठीक है, ये वो है जिससे बालक अपने ज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। कैसे? ये देखते हैं। सेल्फ असेसमेंट कैसे करेंगे? सेल्फ असेसमेंट से करेंगे। ठीक, खुद से वो अपनी जानकारी जांच करते रहते हैं। सेल्फ असेसमेंट वेयर लर्नर बिकम अवेयर अबाउट देयर ओन स्ट्रेंथ, अपने स्ट्रेंथ के बारे में खुद, एंड एसोसिएटेड विद द मेटा कॉग्निशन एबिलिटी। ठीक है, ये अपने खुद स्व ज्ञान से संबंधित होता है और इसको हम बोलते हैं क्या है? असेसमेंट एज लर्निंग। तो ये देखिए, आपको असेसमेंट एज लर्निंग कब नहीं करना चाहिए, ये बात ध्यान रखनी चाहिए। कब आप परीक्षा के 2 दिन बचे हैं, तब आप पूरी पीडीएफ लेकर के बैठे हैं पढ़ने के लिए, तब आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। 100 मूल्यांकन तब मत करिए, तब चुपचाप, तब प्रैक्टिस सेट सॉल्व मत करिए, तब जो जानकारी परीक्षा का 1 दिन बचा है तो चुप रहिए। कैसे? ये देखिए, ये बात यहाँ पर असेसमेंट एज लर्निंग डज नॉट अकर एट द एंड ऑफ द टास्क और लर्निंग। इसको हम आखिरी में नहीं करते, रेदर इट इज द प्रोसेस दैट्स कंटिन्यूअस थ्रू आउट लर्निंग। ये ऐसा प्रोसेस है जो कंटिन्यूअस चलता रहता है। अगर आपने आखिरी में किया तो आप फर्स्टेड हो जाएंगे। आप पढ़ा तो है नहीं आपने, और आपने परीक्षा के दिन पहले पूरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने बैठ गए, पता चला आपके 100 में से 20-25 सही हुए, तो आप हाय, तो हम पढ़ भी नहीं किए पूरा, तो आप फर्स्टेड हो जाएंगे। तो ये डज नॉट अकर एट द एंड ऑफ द प्रोसेस। क्या है? इट इज द प्रोसेस दैट्स कंटिन्यूअस थ्रू आउट द लर्निंग। इसको आप अपनी पढ़ाई के दौरान करते रहिए। ठीक है, यानी प्रैक्टिस सेट आप सामान्य दिनों में सॉल्व करते रहिए। ठीक है, तो ये हो गई बात। अब ये हो गया हमारे जो शब्दावलियों का निर्माण हुआ। और देखते हैं क्या है। एक आता है स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन। क्या है? विद्यालय आधारित मूल्यांकन। क्या है? तो ये भी क्या है? ये भी शिक्षण प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया के दौरान होता है, और इसमें मूल्यांकन के सभी पहलू और घटक शिक्षक द्वारा देखे जाते हैं। ठीक है, शिक्षक इसमें क्या है? स्वामित्व इस पर किसका होता है? शिक्षक। ठीक है, विद्यालय आधारित मूल्यांकन सर्वप्रथम 1978 में हांगकांग में प्रयोग किया गया, और उसी के बाद से फिर शिक्षकों इसी प्रकार का आकलन उन्हीं शिक्षकों के माध्यम से किया जाता है, यानी उन्हीं शिक्षकों के माध्यम से किया जाता है जिन्होंने पूरे वर्ष भर शिक्षार्थियों को पढ़ाया हुआ है, यानी इसको आंतरिक मूल्यांकन। ठीक है, आंतरिक और बाह्य 2 प्रकार के मूल्यांकन होते हैं। एक प्रकार का मूल्यांकन वे शिक्षकों के द्वारा प्रश्न पत्रों का निर्माण किया गया है जो आपको साल भर पढ़ाए हैं उन्हीं शिक्षकों के द्वारा, और जो आपका बाह्य मूल्यांकन है वो आपके मानकीकृत परीक्षण होते हैं, वो आपके बोर्ड के द्वारा तय होकर के प्रश्न आते हैं, यानी वे शिक्षक जिन्होंने आपको साल भर नहीं पढ़ाया। वैसे ये जो बात मैंने आपको कही है ये पूर्ण नहीं है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है जब आप ऐसी यूनिवर्सिटी और वहाँ पढ़ रहे हो तो वो प्रोफेसर जो है वो प्रश्न पत्र भी बनाते हैं और उन्होंने आपको पढ़ाया भी होता है। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि ये जो छोटे लेवल पर है जो प्रश्न है ये बोर्ड तय करेगा, कोई समिति कोई आयोग तय करेगा, वो आपके बाह्य मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है, अच्छा, अब एक शब्द और प्रयोग हुआ, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। इसको पढ़कर फिर खत्म करते हैं बात को। सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या है? कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ठीक है, सतत और व्यापक, यानी सतत माने लगातार चलेगा और व्यापक का मतलब क्या होगा इसको भी हम समझते हैं। तो क्या पहले देखते हैं कि इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन देखते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन भारत के स्कूलों में मूल्यांकन के लिए लागू की गई एक नीति है, जिसे कब से लागू किया गया? 2009 से आरंभ।
भारत के मानव संसाधन विकास मंत्रालय, लेकिन अब इसका नाम क्या हो गया है नई शिक्षा नीति 2020 में, शिक्षा मंत्रालय। व केंद्रीय शिक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने विद्यालय शिक्षा क्षेत्र में सुधार लाने के लिए क्या किया था, 20 सितंबर 2009 को ये घोषणा की थी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को मजबूत किया जाएगा, और उसके बाद अक्टूबर 2009 में कक्षा 9 के लिए सभी संबद्ध विद्यालयों में इसका प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, और फिर आगे इसको सामान्य प्रक्रियाओं में इन्वॉल्व किया। ठीक है, अब देखते हैं इसके दो जो शब्द हैं, सतत का अर्थ क्या है और व्यापक का अर्थ क्या है। सतत माने क्या है हम समझ गए, इसको संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित रखा गया है। छात्रों का ये विद्यालय आधारित मूल्यांकन है, और ये छात्रों के सभी पक्ष जिसमें सम्मिलित हों, और ये जो शिक्षण प्रक्रिया ये साथ साथ चलती है, और व्यवहार में होने वाले परिवर्तन का लगातार मूल्यांकन होता है। ठीक है, एक शब्द है बस इसका सतत में क्या है कि बालकों के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन का कैसा मूल्यांकन होता है, ये सतत मूल्यांकन होता है। ये हमारा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन और हमारा निदानात्मक, इन सब का सारी चीजें इसमें सम्मिलित हो जाती है। व्यापक मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है, व्यापक में मात्र शिक्षण जो आपका पार्ट था उस पार्ट से संबंधित नहीं, हमारे और भी जो संज्ञानात्मक के साथ साथ हमारे जो भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष भी हैं जो बालक के शिक्षण के, ठीक है, उन सब की भी जानकारी, यानी बालक का जो अन्य शिक्षणेतर जो व्यवहार है, ठीक है, एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटी जिसे हम नाम देते हैं, उस एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटी को भी इवेल्युएशन का पार्ट बनाया जाए, ऐसा सतत और व्यापक मूल्यांकन में संशोधित किया गया था, जिसको मूल्यांकन के हिस्सा बनाया गया। ठीक, तो व्यापक मूल्यांकन में छात्रों के ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों प्रकार का आकलन किया जाता है, और संबंधित शैक्षिक योग्यताएं और गैर शैक्षिक योग्यताएं दोनों को की व्यवहारों की प्रगति का निर्धारण हम व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत करते हैं। इसे समाज मिति मनोवृत्ति मापनी, ठीक है, इसके लिए रूबिक्स का प्रयोग किया जाता है, प्रश्न आपके यहाँ परीक्षा में पूछा। ठीक है, सोपान कौन कौन से, बात को खत्म कर लेते हैं। 3 सोपान है, वही जो त्रिकोण बने थे। सबसे पहले उद्देश्यों का निर्धारण होगा, उस आधार पर हम अधिगम अनुभव कराएंगे, और उसके आधार पर हम मूल्यांकन प्रविधि का निर्माण करेंगे। ठीक है, और बच्चों के मूल्यांकन के लिए हम कौन कौन से विधियों का इस्तेमाल करते हैं, तो हम बच्चों का इंटरव्यू ले सकते हैं। ठीक है, इंटरव्यू का मतलब हमारी मौखिक परीक्षाएं हो गई। हम ऑब्जर्वेशन के माध्यम से भी हम बच्चों का क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड देखते हैं, रेटिंग स्केल बनाते हैं उस आधार पर भी, और समाज मिति यानी बालक के सामाजिक व्यवहारों के आकलन के लिए हम समाज मिति का प्रयोग करते हैं, जिसका एक बड़ा उदाहरण रूबिक्स है, जो आपकी परीक्षा में इस बार नेट के एग्जाम में आया था। और वार्षिक परीक्षाएं भी बच्चों के सतत और व्यापक मूल्यांकन को प्राप्त करने की विधि है। और ये कुछ आपके सतत और व्यापक मूल्यांकन और मापन के अंतर हैं, उनको आप लोग देख लीजिएगा, पीडीएफ में है, पढ़ लीजिएगा। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उसी से संबंधित ये सब तथ्य है। ठीक है, अगले लेक्चर में आपको अच्छे परीक्षण के गुण पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, इसलिए अच्छे परीक्षण के गुण की तकनीकी विशेषताओं की जानकारी की सामान्य, जितने भी आपके 8 पद हैं, इनकी सामान्य जानकारी देने के बाद जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, जहां से आप लोग गलती करते हो ज़्यादा, वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता, इसको मैं अगले लेक्चर में कवर करूंगा। ठीक है, और इसके जो आपके 4 प्रचलित विधियां हैं, परीक्षण, पुनर्परीक्षण, इनसे आपका 100% एक प्रश्न आपको मिलेगा, वो सब आपको मैं अगले लेक्चर में कवर करूँगा। ठीक है, तब तक बने रहिए, और अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो कर सकते हैं, आपके लिए उपयोगी चैनल है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय।